Hello everyone, today we will discussing about important questions of ENT according to exam point of view lecture number 3. So let's start. प्रतिशय के निदान भेद लक्षण एवं चिकित्सा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्रतिशय के निदान और अधिक बोलना, सोना, जगना, अशुद्ध पानी पीना, बहुत पानी पीने पानी में क्रीड़ा करना, आंसू के वेग को रोकना, वात प्रधान दोष कुपित हो, इन आदि कारणों से वात प्रधान दोष कुपित होकर नासिका से गाढ़े स्राव को उत्पन्न करते हैं। यह प्रतिशय बनकर क्षय को पैदा करता है। प्रतिशय के पूर्व प्रतिशय के उत्पन्न होने से पहले सिर में भारीपन, शी गाना, अंग मर्द, रोमांच होना, अन्य उपद्रव होते हैं जैसे ज्वर, अरोचक आदि लक्षण दिखाई देते हैं। प्रतिशय की संप्राप्ति वात पित्त कफ पृथक पृथक अथवा सम्मिलित रूप में एवं रक्त अपने भिन्न प्रकोप कारणों से प्रकोपित होकर मस्तिष्क में संचित होकर प्रतिशय रोग उत्पन्न करते हैं। प्रतिशय की सामान्य चिकित्सा नवम प्रतिशयम अपास्य सर्वमुपचरेत् सर्पिष एव पानैव सदैर्विचित्रैर्वमनैश्च युक्तैः कालोपपन्नैरवपीडनैश्च। अर्थात नव प्रतिशय को छोड़कर बाकी सभी प्रतिशयों में घृतपान, स्वेदन, वमन तथा अपीड़न नश्य देना चाहिए। वातिक प्रतिशय वातज प्रतिशय लक्षण वातज प्रतिशय में नासावरोध प्रतीत होता है। शीत व अच्छी और पतला स्राव निकलता है। कंठ, तालु व ओष्ठ सूख जाते हैं तथा शंख प्रदेश में सूची वेदनवत पीड़ा होती है तथा स्वर भंग आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। चिकित्सा पंच लवण सिद्ध स्नेह का विधि पूर्वक पाक करना चाहिए। अर्दित रोग में वर्णित नश्य विधि का प्रयोग करना चाहिए। नासा स्रोतों संघाटक नासिका तथा नेत्र में शोथ होने पर अणु तेल का नश्य देना चाहिए। प्रतिशय पित्त प्रतिशय नासिका लक्षण नासिका से उष्ण तथा पीत वर्ण का स्राव निकलता है। रोगी दुर्बल, अत्यधिक पांडुवर्ण गर्मी से संतत तथा प्यास से पीड़ित रहता है तथा ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि वह मनुष्य अपने मुख से धुएं के साथ आग भी निकाल रहा हो। चिकित्सा मुलेठी आदि मधुर द्रव्यों से विरेचन करना चाहिए। काकुल आदि गण से सिद्ध घृत का पान करना चाहिए। शीतल औषधियों से परिचय एवं प्रलेप करना चाहिए। धवादि तेल नश्य अर्थात धत्वक, त्रिफला, श्यामा, तिलवक, मधु, श्रीपर्णी, रजनी को 10 गुना दुग्ध में मिलाकर तेल से सिद्ध करके योग्य काल में नश्य का प्रयोग करना चाहिए। इसमें धात्व तेल आदि धवादि तेल नश्य के कंटेंट्स को याद करने की ट्रिक है। श्रीमती श्यामा धात्री रजनी को 10 गुना दुग्ध में प्लस तेल का नश्य देती है। श्री से श्रीपर्णी, म से मधुक, ती से त्रिफला, धा से धवत्वक, त्री से त्रिफला, देन रजनी से रजनी और 10 गुना आदि को 10 गुना दुग्ध में मिलाकर तेल से सिद्ध करके योग्य काल में नश्य दिया जाता है। ठीक है। देन कफज प्रतिशय नासिका से श्वेत व शीत स्राव बार बार निकलता है तथा रोगी का शरीर श्वेत वर्ण का प्रतीत होता है। आंखें सूजी हुई सी, सिर तथा मुख पर भारीपन, काशी, अरुचि, सांस लेने में कठिनाई, वमन, मुख में अमृतता तथा सिर, कंठ, ओष्ठ और तालु में खुजली आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसकी चिकित्सा घी द्वारा स्नेहित करके तिल और उड़द से बनी यवागु का पिलाकर वमन कराना चाहिए। कफ को नष्ट करने वाली औषधियों का सेवन करना चाहिए। लंघन तथा सरसों के करना चाहिए तथा सरसों के कल का लेप करना चाहिए। नशे प्रयोग करना चाहिए और यवक्षार के साथ पीकर वमन करना चाहिए। 200 प्रतिशय बार बार होता रहता है फिर एकाएक ठीक हो जाता है। इसमें प्रतिशय पक भी जाता है और कभी कभी नहीं भी पक पाता है। इससे 300 प्रतिशय समझना चाहिए। इसमें पीनस रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। चिकित्सा कटु तिक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत का पान करना, तीक्ष्ण औषधियों का धूम्रपान करना, सिरोविचन नशे तथा मुस्तादी का बल प्रयोग करना, 10 शीर घृत का नशे सब प्रकार के प्रतिशयों को नष्ट कर देता है। रक्तज प्रतिशय दूषित रक्त नासिका की सिराओं में जाकर प्रतिशय अर्थात रक्तज प्रतिशय करता है और रोगी की आंखें ताम्र वर्ण की हो जाती है तथा उरोघात के लक्षण होते हैं। उसके श्वास तथा मुख से दुर्गंध आती है। गंध ज्ञान नहीं होता है। नाक से श्वेत व स्निग्ध छोटे छोटे कृमि निकलते हैं तथा इसमें कृमि शिरोरोग के लक्षण भी मिलते हैं। चिकित्सा धवादि तेल नश्य का प्रयोग करना, मुलेठी आदि मधुर द्रव्यों से विरेचन कराना, काकुल्य आदि गण से सिद्ध घृत का पान करना, शीतल औषधियों से परिचय एवं प्रलेप करना चाहिए। दुष्ट प्रतिशय सभी प्रतिशय उपेक्षा करने पर दुष्ट प्रतिशय में परिणत हो जाते हैं। ये बिना कारण के बार बार होता है। नासिका में मीलापन हो जाता है।
नासिका में गीलापन हो जाता है, नासिका में गीलापन और शुष्कतापन होती है। नासिका का खुलना बंद होना बार बार होता रहता है। सांस से दुर्गंध आती है तथा गंध ज्ञान नहीं होता है, इसको दुष्ट प्रतिशय कहते हैं और तथा एक अच्छी साथी होता है। चिकित्सा देवदारू, एरणमूल, वायवडंग, तिकटू, दुर्गंधित मछली आदि को लेकर घोड़े की लीद के रस हाथी के मूत्र में पीस कर के ऊपर लपेट कर शोम के ऊपर लपेट कर व्रती बनाकर धूम को नासिका और मुख से पिलाना चाहिए। इसके कंटेंट्स को याद करने की ट्रिक है। दावत में घोड़े तथा हाथी की शोम व्रती धूम से पूजा की। दावत से डी से देवदारू, ए से एरणमुल, वी से वायुवडंग, टी से त्रिकटु, दुर्गंधित मछली के लिए मे से मछली, दुर्गंधित मछली, देन घोड़े के लिए हाथी की मूत्र में पीस कर जो है लपेट कर वर्ती बनाई, धूमवर्ती से धूम दिया गया, उसको वर्ती बनाकर धूम से नासिका को पिलाया। ठीक है। देन उपद्रव युक्त चिकित्सा। वमन, अंगमर, ज्वर, गौरव, अरुचि, अरति, अतिसार आदि उपद्रवों से युक्त प्रतिशय के रोगी को लंघन तथा दीपन पाचन औषधियों का सेवन करना चाहिए। प्रतिशय में पथ्य। वायुरहित स्थान पर सोना, बैठना तथा क्रीड़ा आदि चेष्टाएं करनी चाहिए। वायुरहित स्थान पर सोना, बैठना तथा क्रीड़ा आदि चेष्टाएं करनी चाहिए। मस्तिष्क पर मोटा तथा गर्म वस्त्र लपेटना चाहिए। तीक्ष्ण औषधियों द्वारा शिरोविरेचन तथा धूमपान देना चाहिए। धूमपान वृक्ष, जौ की रोटी और हल्दी का सेवन करना चाहिए। प्रतिशय में वर्जनीय विषय। शीतल जल का पान, स्त्री प्रसंग, शोक, वेग धारण, ठंडे पानी से डुबकी लगाना, चिंता करना, इन मध्य को पीना, अत्यधिक रूक्ष पदार्थों का सेवन करना पीने से रोग के लिए वर्जनीय है। आम प्रतिशय चिकित्सा। अपक्व प्रतिशय के पकाने के लिए कांजी आदि अम्ल द्रव्यों द्वारा सेवन करना चाहिए तथा उष्ण भोजन करना चाहिए। दूध में अदरक डालकर इक्षु रस से बने साध्य पदार्थों का सेवन करना हितकर होता है। पक्व प्रतिशय चिकित्सा। प्रतिशय पककर जब नासा में लटकता रहता है तो तीक्ष्ण औषधियों के चूर्ण का नशे देकर उसे निकाल देना चाहिए। राइनाइटिस। इसका मॉडर्न कोरिलेशन हम राइनाइटिस से करते हैं। राइनाइटिस इज द inflammation of the nasal mucous membrane. It has two types, acute rhinitis and chronic rhinitis. Types: acute rhinitis and chronic rhinitis. Acute rhinitis, it can be viral or bacterial or irritative type. Then it is subdivided in three types: viral rhinitis, bacterial rhinitis, and irritative rhinitis. Viral rhinitis, the common cold, is one of the most common acute infection occurring in human body. The infection is usually contracted through airborne droplets. Symptoms: rhinorrhea, sneezing, nasal blockage, low grade fever, shivering, and invasion and dryness in the nose. Then incubation period is 1 to 3 days. Treatment: the disease is usually self-limiting, so bed rest, nasal decongestant, and antihistamine drugs are given in acute rhinitis. ठीक है. Then chronic rhinitis. Recurrent attacks of acute rhinitis leads to chronic rhinitis. Types: chronic simple rhinitis, chronic atrophic rhinitis, rhinitis sicca, hypertrophic rhinitis, and rhinitis caseae. Then clinical features are mucoplurulent nasal discharge, post-nasal discharge, headache, nasal obstruction, swollen turbinates. And now treatment is alkaline nasal drenching and nasal decongestions are given in chronic rhinitis. नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रमों का विस्तार से लिखिए. देन स्टार्ट. इंट्रोडक्शन एनपीसीबी या नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस was launched in the year 1976 as a 100% centrally sponsored scheme with the goal to reduce the prevalence of blindness to 0.3 by 2020. Rapid survey on avoidable blindness conducted under NPCB during 2007 to 2006 showed a reduction in the prevalence rate of blindness from 1.1% to 1% in 2006 to 2007. Then major flips in NPCB is inclusion in Prime Minister's 20 points program in 1982, launching of cataract blindness control project assisted by World Bank from 1994 to 2001, and adaptation of Vision 20 right to sight is 2001. Then objectives of NPCB. It's three
There are three activities in these objectives. First, cataract operation. Wide opacity of eyes due to age is the main cause of blindness. So we have to perform and around maximum 66 lakh in number of cataract operation yearly to prevent blindness. Second, school eye screening. In school eye screening, we perform eye screening of school going children to identify those who are suffering or maybe suffers from refractive error like myopia and metropia in futures and provide them to treatment or to prevent them. Then free spectacles, approximately 9 lakh free spectacles distributed in those children who suffering from the refractive error under the NPCB. Then approx 50,000 donation of eye yearly. ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है. रिड्यूस अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस लाइक नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड ज़ीरोथेल्मिया एटसेट्रा. आई हेल्थ फॉर ऑल टू मेक गुड हेल्थ सर्विसेज ऑफ आई अफोर्डेबल फॉर ऑल पीपल्स. Then in this purpose, private institutions and other organization NGOs gives very good results in India. For fifth, strategy strengthening and upgrading in infrastructure of RIO or Regional Institute of Ophthalmology to increase research activities, to increase services provided by ophthalmologists and optometricians are the objectives of NPCB. Then Vision 2020, the right to sight. It is a global initiative for elimination of avoidable blindness and was launched by WHO in Geneva on Feb 18, 1999. This service is divided in three levels: primary eye care, secondary and tertiary eye care. Primary eye care. The primary eye care facilities have to be provided at every primary health center and sub centers. The ophthalmic assistant of the center provides guidance to eye patients and refers them to an ophthalmologist. Secondary eye care. Secondary eye care is provided by the ophthalmologist of the district and subdivisional hospitals. Basic ophthalmic equipments are provided to the hospitals. Then third, tertiary eye care. Tertiary eye care services are available in the Department of Ophthalmology of all medical colleges and Regional Institute of Ophthalmology. These institutions provide not only specialized eye care but also train ophthalmic surgeons to work at डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजनल हॉस्पिटल्स. इसको एक चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं. इसमें सेंट्रल इसमें चार्ट दिया हुआ है, इसके थ्रू हम इसे इजी वे में समझ सकते हैं. ये देख, ठीक है. देन स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस. डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. सेकंड, ट्रेनिंग ऑफ आई हेल्थ पर्सनल. थर्ड, स्ट्रेंथनिंग एंड एक्साइजिंग एक्सिस्टिंग आई केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. फोर्थ, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट technology. Fifth, to raise awareness among people and government about blindness. Then Vision 20 has targeted the following eye disease: cataract, corneal blindness, glaucoma, trachoma, refractive errors, childhood blindness, and diabetic retinopathy. Then control of these diseases can be done by adopting the following strategies. First, cataract surgery should be increased. Second, there is need to correct refractive errors by prescribing spectacles. Third, the number of ophthalmic assistants should be strengthened. And fourth, infrastructure and support for primary eye care should be strengthened. नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा संधान और औषधि संधान का वर्णन करें. नासा संधान, रोगी के द्वारा या किसी शत्रु के द्वारा नासिका कट जाने पर उसको जोड़ने की विधि इस प्रकार है. छिन्न नासिका के बराबर किसी वृक्ष का पत्ता लेकर उसके परिमाण अनुरूप गंड प्रदेश में से मांस लेते हैं, परंतु एक ओर से मांस लगा रहे ताकि उसमें रक्त का संचार होता रहे. नाक के अग्र भाग का विलेखन करते हुए उस स्थान पर वह गंडस्थ मांस लगाकर सुई से सीवन करके बंधन करना लगाकर छोड़ देना चाहिए. फिर नासा के दोनों छिद्रों में 2 एरंड नाल प्रवेश कराकर नासा को कुछ ऊंचा उठा देते हैं. उस पर लाल चंदन, मुलेठी और रसोद का महीन चूर्ण छिड़काव करना चाहिए. उससे वस्त्र से ढककर तिलों के तेल से बार बार सिंचन करते रहना चाहिए. भोजन के पच जाने पर घृत का पान उसे कराना चाहिए. स्निग्ध होने पर विरेचन कर्म कराना चाहिए. और जब ठीक प्रकार से नासा जुड़ाव हो जाए तो गंडस्थ मांस को काट देना चाहिए. यदि नाक छोटी रह गई हो तो उसे फिर से बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और यदि मांस अधिक बढ़ जाए तो काट कर समान कर देना चाहिए. आधुनिक मतानुसार इसे राइनोप्लास्टी कहते हैं.
कह सकते हैं। देन ओष्ठ संधान, कटे हुए ओष्ठ या जन्म से ही विभक्त ओष्ठ में ओष्ठ संधान किया जाता है। छिन्न विभक्त ओष्ठ के बराबर कुछ किसी वृक्ष का पत्ता लेकर उसके प्रमाणानुसार गंड प्रदेश से मांस लेकर, परंतु एक ओर से मांस लगा रहने दें ताकि उसमें रक्त का संचार होता रहे। ओष्ठ के अग्र भाग का विलेखन करते हुए उस स्थान पर वह गंडस्थ मांस लगाकर सुई से सीवन करके बंधन लगाकर छोड़ देना चाहिए। उस पर लाल चंदन, मलेठी और रसद का महीन चूर्ण छिड़काव करना चाहिए। उसे वस्त्र से ढककर तिलों के तेल से बार बार सिंचन करते रहना चाहिए। भोजन के पच जाने पर घृत का पान कराना चाहिए और स्निग्ध होने पर विरेचन कर्म देना चाहिए। जब ठीक प्रकार से ओष्ठ का जुड़ाव हो जाए तो गंडस्थ मांस को काट देना चाहिए और यह ओष्ठ छोटा रह गया हो तो उसे फिर से बढ़ाना चाहिए, यह बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और यदि अधिक बढ़ जाए तो काट कर समान करना चाहिए। इस प्रकार संधान को भली भांति जानने वाला वैद्य राजाओं की चिकित्सा करने योग्य हो सकता है। आधुनिक मतानुसार इसे लेबियोप्लास्टी कह सकते हैं, लेबियोप्लास्टी कह सकते हैं। देन आधुनिक नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक नासा शरीर का वर्णन करते हुए नासा अर्थ का आधुनिक मतानुसार वर्णन कीजिए। नासा शरीर, नासा पुट का विस्तार 1/3 अंगुल एंड नासा वंश यानी लेंथ ऑफ नोज है 4 अंगुल। नासा पुट है 2 अंगुल। तरुणास्थि या अस्थि 3 होती है। संधि 1, धमनी 2 होती है। सिरा 24 होती है। नासा के समीप स्थित 4 सिराओं की रक्षा करनी चाहिए, वेदन से रक्षा करनी चाहिए। पेशी 2 होती है। मर्म, श्रृंगाटक मर्म, इसका संबंध नासा से होता है। ये चार होते हैं। यह नासा, कर्ण, नेत्र एवं जीवा को संतर्पित करने वाली शिराओं के सन्निपात से बने होते हैं और यह शिरामर्म है तथा ये सद्य प्राणहर होते हैं। फणमर्म संख्या में 2 होते हैं। यह आण मार्ग के दोनों और भीतर स्रोतों मार्ग में लगे हुए होते हैं। फण मार्ग के दोनों ओर लगे हुए होते हैं और इन मर्मों के विद्ध होने पर गंध का ज्ञान अभाव होता है। घ्राणेन्द्रिय पंचक, देन इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, इंद्रिय द्रव्य पृथ्वी, इंद्रिय अधिष्ठान नासिका, इंद्रिय विषय गंध और इंद्रिय बुद्धि घ्राण ज्ञान। देन नासार्च, तो से स्त्रीभिस्तैः पृथक एकश्च ब्रूयात् तथा अर्शांशी तथे सोफान, अर्थात 3 प्रकार के दोषों के क्रमशः 3 प्रकार के अर्श तथा त्रिदोषज, इस प्रकार 4 प्रकार के नासार्च होते हैं। वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज नश। नासा में अर्श उत्पन्न होने पर प्रतिशाय, अधिक छींके आना, कठिनता से सांस लेना, प्रवृत्ति या अनुनासिक वाक्यों का उच्चारण तथा सिर में पीड़ा, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। चिकित्सा, सारंगधर ने नासा अर्श में ग्रहधूम तेल का प्रयोग बताया है। रक्त, कनेर, पुष्प, चमेली या मल्लिका के को संभाग तेल में मिलाकर लगाना नासार्च हरण के लिए उत्तम होता है। आधुनिक मतानुसार इसको नेजल पोलिप कह सकते हैं। Anatomy and physiology of nose. The nose is an olfactory organ. Our olfactory system helps us to perceive different smells. This sense of organ also adds our sense of taste and smell also. The olfactory cells tend to line the top of the nasal cavity. On one end, olfactory cells have cilia that project into the nasal cavity, and on another side and the cell are the olfactory nerve fibers. The nose, external and internal. Nose external में surface और skeletal. Surface पर root, bridge, dorsum nasi, ella, apex और philtrum होता है और skeletal पे nasal bone, septal cartilage और एलर कार्टिलेज होते हैं और इंटरनल में नेजल कैविटी जो है उसमें होता है नेजल कनकाई और मेटस। नेजल कनकाई, सुपीरियर नेजल कनकाई, मिडिल नेजल कनकाई एंड इंफीरियर नेजल कनकाई। और मिएटस के भी 3 पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर मिएटस। ठीक है। देन पीएनएस यानी पैरानेजल साइनसेस। फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथमॉइड और स्फेनॉइड बोन साइनसेस कंबाइंड होकर पैरानेजल साइनस पीएनएस को बनाते हैं। फ्रंटल साइनस आईब्रो, यह फ्रंटल बोन पर आईब्रो के ऊपर स्थित होते हैं। फ्रंटल साइनसेस। मैक्सिलरी साइनसेस, यह मैक्सिलरी बोन के पर उपस्थित होते हैं। एथमॉइडल साइनसेस, यह एथमॉइड बोन के ऊपर स्थित एथमॉइड बोन पर आइज के पास स्थित होते हैं। और स्फेनॉइड साइनसेस, इट इज बेड शेप्ड स्फेनॉइड बोन एंड साइनस इट प्रेजेंट्स ऑन इट एंड इट लेस बिहाइंड द एक्सटर्नल नोज। यह
एक्सटर्नल नोज के पीछे की साइड स्थित होते हैं, ठीक है। These 4 sinuses join to form the paranasal sinuses of nose, ठीक है। Then function होता है moisture and filter the air, lightening the skull weight and resonating sound, ठीक है। Roof of nose is formed by nasal bone and base is formed by hard palate and soft palate, ठीक है। Oral cavity is separated from nasal cavity by palates, ठीक है। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ciliated columnous epithelium. It present at concave meatus and around the paranasal sinuses. Okay. Nasal polyp. Nasal polyp is prolapsed pseudo. Nasal polyp is prolapsed pedunculated part of edematous nasal or sinuses mucosa. Etiology. The exact etiology of nasal polyp is not well understood. Various diseases associated with the formation of the polyp are chronic rhinitis, asthma, cystic fibrosis, aspirin intolerance, and allergic fungal sinusitis. Common sites of origin: middle turbinate, uncinate process, bulla, ethmoidals, and ostia of sinus. Types: ethmoidal polyp and enterocorneal polyp. Enterocorneal polyp. Epidemiology. Age: ethmoidal polyp can occur at any age, whereas enterocorneal type usually occurs in children or young adults. Sex: both sexes are equally prone for this disease. Clinical features: the main symptoms are nasal obstruction and hyposmia and postnasal drip. Associated with these are symptoms of rhinorrhea. Sneezing is in posterior rhinoscopy. Enterocorneal polyp looks rounded, smooth, grayish, bluish in color. Then treatment. Medical treatment: antihistamines, decongestant antibiotics, local and systemic corticosteroids. Surgical treatment है nasal polypectomy और functional endoscopic sinus surgery. Next question. कवल एवं गंडूस का व्यच्छेदात्मक वर्णन करते हुए कवल गंडूस के योग्य विषय लिखिए। कवल एवं गंडूस: मुख संचार्यते या तु मात्रा सा कवल स्मृतः असंचर्या तु या मात्रा गंडूषः सप्रकीर्तिता। अर्थात मुख में इतना द्रव भरना जिसे सुखपूर्वक खिलाया जा सके उसे कवल कहते हैं, तथा मुख में इतना द्रव धारण कर लेना कि मुख को हिलाया न जा सके, इस प्रक्रिया को गंडूष कहते हैं। मुख रोगों के प्रतिषेधार्थ एवं चिकित्सा हेतु मुख में औषध धारण करने की प्रक्रिया को कवल या गंडूष कहते हैं। गंडूष द्रव पदार्थों से किया जाता है, जबकि कवल कल्क से किया जाता है। कवल और गंडूष में प्रयुक्त द्रव्य: इसमें घृत आदि स्नेह, गोदुग्ध, मधु, औषधियों के स्वरस का प्रयोग किया जाता है। विधि: व्यक्ति मंगलाचरण करने के बाद निर्वात स्थान पर सुखासन पर एकाग्र मन होकर बैठ जाएं। स्कंद, कंठ, कपोल व ललाट प्रदेश का स्वेदन व मर्दन करना चाहिए। जब कवल गंडूष मुख में धारण किया हो उस समय मुख किंचित ऊपर की ओर रहना चाहिए और औषध को निगलना चाहिए। मात्रा: आचार्य षडांगधर का मत है कि गंडूषार्थ लिए जाने वाले द्रव में औषध द्रव्यों की मात्रा 1 खोल अर्थात 5 ग्राम होनी चाहिए तथा कवलार्थ औषध द्रव्यों की मात्रा 1 अर्थात 10 ग्राम होनी चाहिए। धारण काल: इसके बाद पुनः स्कंद, गले, कपोल और ललाट का स्वेदन और मर्दन करना चाहिए। इस प्रकार उत्कृष्ट कफ मुख में आ जाता है और इसे तब तक मुख में धारण करना चाहिए जब तक मुख कपोल पर्यंत कफ पूर्ण हो जाए और नासा नेत्र से स्राव होने लगे। कवल गंडूष धारण की आयु 5 वर्ष की आयु से ही कवल और गंडूष धारण किया जा सकता है। इसके 4 प्रकार होते हैं: स्नेहिक, प्रसादन, शोधन और रोपण। महत्व: दिनचर्या में भी इसकी महत्ता होती है। नित्य तेल का गंडूष धारण करने से हनुबल अर्थात मैंडिबल जॉइंट में बलवान होता है तथा स्वर उत्तम हो जाता है। रसों का ज्ञान ठीक होता है। दंत दृढ़ हो जाते हैं। मुख में शोष नहीं होता है। मुख में कांति बनी रहती है। इसके स्निग्ध गुण: स्निग्ध, स्नेह और नस्य। स्निग्ध स्नेह अर्थात स्निग्ध कवल या गंडूष धारण वातज रोगों में प्रयोग किया जाता है तथा मधुर अम्ल लवण रस वाले द्रव्यों से निर्मित होता है। प्रसादन: पित्तज रोगों में मधुर शीतल द्रव्य से निर्मित
मधुर शीतल द्रव्य से निर्मित कवल या गंडूश का धारण करना चाहिए। शोधन कफज रोगों में प्रयुक्त होता है तथा तिक्त, कटु, अम्ल, लवण और उष्ण द्रव्यों के कल्क, क्वाथ आदि से इसका धारण करना चाहिए। रोपण मुख के व्रणों में प्रयोग करते हैं तथा मधुर, तिक्त, कटु द्रव्यों से बनता है। शुद्ध कवल या गंडूश का लक्षण: व्याधेरश्चयस्तुष्टिर्वेध्यसंध्यं वक्त्रलाघवम् इंद्रियाणां प्रसादश्च कवले शुद्धि लक्षणम, अर्थात रोग की शांति, संतोष, निर्मलता, मुख में लघुता और इंद्रियों की प्रसन्नता ये शुद्ध कवल गंडूश के लक्षण हैं। कवल गंडूश के अयोग का लक्षण: कवल या गंडूश का हीन योग होने पर जड़ता, कफ की वृद्धि और रस ज्ञान की प्रतीति नहीं होती है। और अतियोग लक्षण: अतियोग होने पर मुख में पाक, शोष, तृष्णा, अरुचि और क्लम आदि होते हैं। इसका इंडिकेशन: मन्या स्तंभ, पीनस रोग, शिरोरोग, हृल्लास, नेत्र रोग, अरुचि, मुखशोष, तंद्रा, कंठ रोग इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वसर के भेद, लक्षण एवं चिकित्सा व आधुनिक चिकित्सा सहित इसका वर्णन कीजिए। सर्वसर रोग: सर्वसर रोग वात, पित्त, कफ और रक्त के कारण होते हैं। इनकी संख्या अकॉर्डिंग टू शिशु 3 होती है, अकॉर्डिंग टू वाग्भट 8 होती है, अकॉर्डिंग टू शार्ंगधर 8 होती है। शार्ंगधर ने सर्वसर रोगों को मुखांत संभव रोग नाम से कहा है। वातज मुखपाक और वातज सर्वसर रोग: स्फोटैः सतोदैर्वदनं समन्ताद् यश्चाचित्तं सर्वसरः स वातात्, अर्थात जिसमें सारा मुख पीड़ा युक्त व्रणों से व्याप्त हो जाता है वह वातज सर्वसर रोग कहलाता है। ये वायु मुख के भीतर प्रसार करती हुई अरुण व रुक्ष व्रणों को करती है। ओष्ठ ताम्र वर्ण के हो जाते हैं और इनकी त्वचा छिल जाती है। जिह्वा शीत स्पर्श को सहन नहीं कर पाती है तथा वह भारी, फटी हुई और कंटकों से व्याप्त होती है और रोगी कठिनाई से मुख को खोलता है। इसको वातज मुखपाक कहते हैं। देन चिकित्सा: इस वातज मुखपाक की चिकित्सा में पंचलवण के चूर्ण से प्रतिशारण करना चाहिए। वाता द्रव्यों से सिद्ध तेल का कवल धारण या नश्य हितकर होता है। स्नेहिक द्रव्यों का धूम देना चाहिए और पिपली, सेंधा व इलायची से प्रतिशारण करना चाहिए। पित्तज मुखपाक लक्षण: रक्तैः सदाहेस्तनुभिः सपीतैर्यश्चाचितं चापि स पित्तकोपात्, अर्थात पित्तज मुखपाक में दाह युक्त लाल तथा पीले पतले स्फोट सारे मुख में हो जाते हैं। पित्तज मुखपाक में दाह, ओष तथा मुख का स्वाद कड़वा हो जाता है और क्षार से हुए शत के समान व्रण मुख हो जाते हैं। चिकित्सा: पित्तज मुखपाक में शरीर का शोधन करके पित्तनाशक मधुर शीतल क्रिया करनी चाहिए। कफज मुखपाक: कफज मुखपाक में सारा मुख कंडुयुक्त, अल्प पीड़ा युक्त तथा समान वर्णों वाले स्फोट से व्याप्त हो जाता है और कफज मुखपाक में मुख में मधुरता, कंडुयुक्त एवं पिच्छल व्रण हो जाते हैं। चिकित्सा: इसकी चिकित्सा: कठिन स्थिर पीड़िकाओं का शाक आदि के पत्तों से लेखन करना चाहिए और कफज मुखपाक में प्रतिसारण, गंडूश शोधन तथा कफनाशक क्रिया करनी चाहिए। रक्तज मुखपाक: रक्तज मुखपाक पृथक न होकर इसमें पित्तज मुखपाक सदृश लक्षण होते हैं। रक्तज मुखपाक में दाह, ओस, मुख में तिक्तता तथा क्षार से हुए छत समान व्रण बन जाते हैं। चिकित्सा: इसमें शरीर का शोधन करके संपूर्ण पित्तनाशक मधुर और शीतल क्रिया करनी चाहिए और इसमें पित्तनाशक की चिकित्सा करनी चाहिए। त्रिदोषज मुखपाक: त्रिदोषज मुखपाको भवेत् शास्त्रै सर्वैः सर्वाकृति मलैः, अर्थात त्रिदोषज मुखपाक सभी दोषों से युक्त होता है तथा इसमें सब दोषों के लक्षण मिलते हैं। चिकित्सा: त्रिदोषज मुखपाक में दोष की अधिकता के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। पूति मुख अर्थात पुत्यास्तया च तेरैव दंतकाष्ठादि विद्वियः, अर्थात दातों, कुल्ला आदि से द्वेष रखने वाले पुरुष के मुख में जो दुर्गंध आती है उस रोग को पुतिमुख कहते हैं। चिकित्सा: इस रोग में स्नेहन करने के बाद वमन कराएं, उसके बाद तीक्ष्ण नस्य का प्रयोग करना चाहिए। मझीट आदि द्रव्यों के चूर्ण को मुख में धारण करना चाहिए। ऊर्ध्वगुद अर्थात अर्श, गुल्म, कफ आदि से अवरुद्ध वायु ऊर्ध्व गमन करता हुआ तथा मुख से दुर्गंध करता है तब मुख से दुर्गंध आती है, इसे ऊर्ध्वगुद कहते हैं। इसकी चिकित्सा असाध्य, यह एक असाध्य रोग है। मुख अर्बुद: कफ कपोल के भीतरी भाग में आश्रय करके श्याव एवं पांडुवर्ण का अर्बुद उत्पन्न हो जाता है। यह अर्बुद घिसने पर, काटने पर तथा दबाने पर और ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी चिकित्सा: गिलोय व नीम के कल्क में मधु और तेल मिलाकर इसका क्वाथ से गंडूश धारण करना चाहिए। यव का भोजन करना चाहिए। तीक्ष्ण तेल का नशे और अभ्यंग में प्रयोग करना चाहिए और चिरोत्पन्न अर्बुद जो होता है वह असाध्य होता है। असाध्य रोग:
दंतगत रोगों में श्याव दंत, दालन और भंजक असाध्य होता है। जीवागत रोगों में अलास असाध्य होता है और मुख रोगों में 19 प्रकार के मुख रोग असाध्य होते हैं। तालुगत रोगों में अर्बुद एवं कंठगत रोगों में स्वरग्न, वलय, व्रंद, विदारी, अलस, मांसतान, स्तग्नि और रोहिणी और गलोग आदि रोग असाध्य होते हैं। आधुनिक मतानुसार मुखपाक या सर्वसर रोग को स्टोमेटाइटिस कह सकते हैं। स्टोमेटाइटिस Stomatitis is an inflammation of the mucous membrane of the mouth. Common causes: poor hygiene, infections such as viral, bacterial, or fungal. Chronic mouth breathing may cause dryness of mouth tissues. The nutritional deficiency and other injudicious use of the strong mouthwashes. And types: traumatic stomatitis, obtuse stomatitis, and infective stomatitis. So first, traumatic stomatitis: mucosa is ulcerated and hyperemic, and the lesion is painful. That is called traumatic stomatitis. Aphthous stomatitis, and this is common recurrent condition characterized by painful superficial ulceration in the mouth. The ulcers are often multiple, usually 1 to 2 mm, with yellow-gray fibrinoid centers surrounded by red halos. Infective stomatitis: inflammation of the oral mucosa with bacteria, virus, or fungi. That is called infective stomatitis. Then signs and symptoms: increased sensitivity to the spicy food, dry or swollen tongue, increased salivation, restlessness, painful areas in the mouth, difficulty in swallowing, and presence of ulcers in the oral cavity. Then treatment: treat the underlying cause, oral hygienic measures, anesthetic, mouthwash, antibiotics, drugs, anti-inflammatory drugs, and antifungal drugs. परावर्तन जन्य विकार का विस्तृत वर्णन कीजिए। और परावर्तन जन्य विकार और रिफ्रैक्टिव एरर। द ऑप्टिकली नॉर्मल आई, known as an emmetropic eye, can sufficiently refract light rays from an object 6 meters or 20 feet away to the focus clear image on the retina. Emmetropia, in which parallel rays of light from infinity comes to the focus on the retina with the accommodation at rest, is called emmetropia. The average power of a normal emmetropic eye is plus 58 to plus 60 diopter. Emmetropia or error of refraction, in which parallel rays of light do not come to focus upon retina with accommodation at rest, is called emmetropia or error of refraction. Etiology and types. Types है इसके myopia, hypermetropia and astigmatism. And etiology: axial emmetropia, abnormal length of the eyeball. Curvature emmetropia or refractive surface: there is abnormal curvature of the refractive surface of the cornea or lens. Index emmetropia, there is abnormal refractive index of the media. Then abnormal position of the lens. Then myopia, increased length of the eyeball, increased curvature of the refractive surfaces of the cornea or lens, too high refractive index of the media, forward displacement of the lens, and also known as short-sightedness. It is the dioptric condition of the eye in which the accommodation at rest incident parallel rays of light comes to a focus anterior to light sensitivity layer of the retina, and it is called myopia. Types: congenital myopia, simple myopia, and pathological myopia. Congenital myopia. It is rare condition of myopia. Usually the error is about 8 to 10 diopter. Bilateral myopia may be associated with convergent squint. Simple myopia, it is the most common type of myopia. There are no degenerative changes in fundus, and it does not progress after adolescence and seldom exceed 5 to 6 diopter. Pathological myopia, it is degenerative and progressive myopia which manifests in early childhood. The refractive error rapidly increases during the period of active growth and may reach -20 to -25 diopter by the age of 25 years. The condition has a strong hereditary tendency and is more common in women than in men. Symptoms: indistinct distant vision is the most common symptom of myopia. Black spots are seen floating before the eyes. Headache and eye strain may occur due to problem of convergence, night blindness, and flashes of light seen by patients. Signs:
Eyes are often prominent with dilated pupil. In very high degree of myopia, the posterior pole of the eyeball may herniate backward, producing a posterior staphyloma. And then degenerative changes in the retina and choroid are common in pathological myopia. Chorioretinal atrophic patches at the posterior pole are common in progressive myopia. Then complications: choroidal hemorrhage, complicated cataract, retinal detachment, and degenerative changes in vitreous are the complications of myopia. Treatment: prescription of appropriate concave lens. Care should be taken to read in good illumination and at proper distance, approx 25 centimeter. And operative में radial keratotomy, laser in situ keratomyelitis, and photorefractive keratectomy. Then hypermetropia. Hypermetropia: decreased length of the eyeball, flatter than the normal curvature of the refracting surface of the cornea or lens, too low refractive index of the media, backward displacement of the lens, also known as long-sightedness, in which parallel rays of light coming from infinity are focused behind the retina with accommodation being at rest, is called hypermetropia or hyperopia. Types: latent hypermetropia. It is physiologically corrected by the inherent tone of ciliary muscles and amount to only one diopter, and detected only when the ciliary muscle is prolonged and with atropine. Second, manifest hypermetropia. It is the remaining portion of the total hypermetropia which is not corrected by the ciliary tone. Symptoms: heaviness of lids, frontotemporal headache, mild photophobia, lacrimation, and blurred vision more for near than for the distance. Then signs: size of eyeball is smaller, anterior chamber is comparatively shallow, the retina may shine as a whole due to greater brilliance of light reflection. Then complications of blepharitis, recurrent styes, and chalasia. Occurs. Then maybe occurs. And then accommodation convergent squint. It are the complications of hypermetropia. Treatment: prescribing convex lens, refractive surgeries, and contact lens are indicated in unilateral hypermetropia. Then astigmatism, in which parallel rays of light from infinity cannot converge to a point focus upon the retina, is called astigmatism. Causes: variation in curvature of cornea and partial dislocation of lens. Types है regular astigmatism and irregular astigmatism. Symptoms है defective vision, blurring of objects, asthenopic symptoms, and heaviness in lids. Treatment आएगा appropriate cylindrical lens, prescribe the appropriate cylindrical lens, laser procedure, and astigmatic keratotomy. Thank you for hearing this lecture. If you like my video, please like, share, and subscribe my channel. Thank you.